सबसे पहले देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम में ही इसके फोटो है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। यानी जब कभी किसी मेटल के ऊपर, किसके ऊपर, मेटल के सरफेस के ऊपर, क्योंकि मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारी, तो जब कभी लाइट मेटल के सरफेस के ऊपर अपन डालते हैं तो वो लाइट की एनर्जी को पाकर वो इलेक्ट्रॉन जो उसके सरफेस पे होते हैं वो निकल के भाग जाते हैं। समझ लो, मान लो कोई भी लोहा ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये चाबी है, तो इस की के ऊपर ऑब्वियस सी बात है ऊपर से लाइट आ रही होगी, तो जो लाइट इस पे पड़ रही है, इस लाइट की एनर्जी को इसके ऊपर जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियस सी बात है ये किसका, सिल्वर टाइप दिख रही है मेटल, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको लेकर क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट में भाग जा रहे हैं। समझ रहे हो, फील हो रहा है चीज। तो इसी टाइप का कुछ कुछ यहाँ भी चीजें हो रही हैं कि भाई एनर्जी आई और फिर उसको किसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन ने, और वो मूव हो गया एटम से, एकदम बॉडी से बाहर भाग गया। कुल मिला के हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो टोटल एनर्जी हमारी थी उसको अगर हम बात कर लें वो नाम है ई, तो दैट विल बी यूज्ड। सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बाइंडेड होगा, किसी ना किसी एटम के अंदर होगा ये इलेक्ट्रॉन, तो नाच रहा होगा उस प्रोटॉन के अलावा ऐसे ऐसे गोल गोल, तो उस एटम से निकालने की एनर्जी लगी, जिसको हम बोल देते हैं वर्क फंक्शन, जिसको हम फाई से संबोधित कर रहे हैं। इसका नाम क्या है, वर्क फंक्शन। यानी ये जो एनर्जी हमने दी लाइट वाली, सबसे पहले ये इसने यूज किया इसको उस न्यूक्लियस से बाहर निकालने में, ठीक है, जिसके अट्रैक्शन में ये था। दूसरा, फर्दर ये जो क्यों मूव कर रहा है तो कुछ वेलोसिटी होगी इसके पास, कुछ वेलोसिटी होगी मींस इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आई होगी। इट मींस जो बाकी की एनर्जी गई है वो कहां पे गई है, इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। यानी टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज द सम ऑफ वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहीं से ये इक्वेशन बन जाती है, इसी इक्वेशन पे अपने को सारे खेल खेलने। ठीक है, तो ये इक्वेशन तुम्हें क्या समझ आई, लाइट गिरी किसी सरफेस पे, उसके इलेक्ट्रॉन को निकाला और मूव करा दिया। ऐसा भी हो सकता था कि ये जस्ट निकलता और यहीं बैठा रहता, वेलोसिटी इसकी जीरो रहती, लेकिन उस एटम से बाहर आ जाता, तो उस केस में एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, वर्क फंक्शन की। समझ रहे हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो, तो वो टर्म जीरो हो गया, यानी ई विल बी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। बोलो बेटा, ठीक है। ये जो, हाँ जी, ठीक है बेटा, ओके। तो ये जो टोटल एनर्जी थी ये गई हमारी वर्क फंक्शन में और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। इस टोटल एनर्जी को कहते हैं फोटॉन्स की एनर्जी। किसकी एनर्जी, फोटॉन्स की। ठीक है, फोटोन कैसा होता है भाई, न्यूट्रल होता है, मतलब चार्ज इस पे, नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। साथ ही साथ ये इसका रेस्ट मास भी जीरो होता है, यानी जब ये मूव नहीं कर रहा होता है तो इसका मास कितना होता है, लेकिन जब ये मूव करता है तो इसके पास मास होता है, मोमेंटम भी होता है। ठीक है, मान लो फोटोन क्या है, लाइट की एनर्जी को कैरी करके आगे भाग रहा है, तो जब वो भाग रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है, h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कितने आ रहे हैं। समझ रहे हो, इसी को हम c अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाता है एच सी अपॉन में लैम्डा। समझ रहे हो बात को। अच्छा, नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करने में हम हर बार h और c की वैल्यू नहीं रखेंगे। h की वैल्यू होती है, वैसे h को प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू आती है 6.636 इंटू 10 की पावर माइनस 34 वगैरह होती है ना, c की भी 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। समझ रहे हो, तो इसको बार बार नहीं रखते हैं, इसको एक बार ही सॉल्व करके हम कितनी वैल्यू निकाल देते हैं इसकी, लगभग लगभग 1240 डिवाइड बाई लैम्डा, पर लैम्डा हमें किस में रखना पड़ेगा, नैनोमीटर में। देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, एन ए एन ओ होता है ना, तो नैनो में एक ओ आता है, इट मीन्स ऊपर एक जीरो होगा, 1240। अगर डबल जीरो करते तो एंगस्ट्रॉम में रखते। समझ रहे हो बात को, तो इस तरीके से इसको याद भी रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये तो बात अपन ने थोड़ी थोड़ी कर ली फोटोन की एनर्जी वगैरह की। अब इससे ग्राफ बेस्ड या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक और एक्सपेरिमेंट हम समझते हैं, जिसको किया गया था किसके द्वारा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी के लिए उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो किया क्या था, उन्होंने एक गैस चेंबर बनाया था, वैक्यूम चेंबर, सॉरी गैस कह रहा हूं, वैक्यूम चेंबर। ठीक है, ये पूरा ग्लास का था, समझ लो ग्लास की एक रॉड है जिसके अंदर क्या है, गैस वैस नहीं है। ठीक, वैक्यूम बना दिया और इसमें दो ठो हमारे क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। इलेक्ट्रोड समझते हो ना, इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एनोड और कैथोड। नेगेटिव कौन होता है, क्या बात कर रहे हो भाई तुम लोग, उल्टा सीधा क्यों याद रखते हो? बोलो। जब भी कभी इलेक्ट्रोलिसिस बैटरी ये सब चीजें होंगी ना, तो उस केस में एनोड पॉजिटिव होता है। तुम जो चीज बात कर रहे हो वो डेनियल सेल के लिए याद किया हुआ है तुमने, समझे? ट्रिक तो है लेकिन तुम लोग याद तब भी नहीं रख पाओगे। बता देता हूं चलो मैं, जो डेनियल सेल था ना, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में बदलती थी। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, वहां पे केमिकल एनर्जी किस में बदल जाती थी, इलेक्ट्रिकल में। भाई सेल से क्या मिलता है हमें, बिजली मिलती है। तो सेल के अंदर कुछ केमिकल भरा रहता था, वो रिएक्शन करता था और ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद हमें क्या मिल जाती थी, एनर्जी मिल जाती थी। इस केस में हमारा क्या चीज चलता था, LOAN, यानी लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इस टाइप से हमें याद रखना चलता कि भाई जब भी कभी डेनियल सेल की बात करेंगे तो एनोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाता है। जबकि इन सभी केसेस में हम केमिकल से एनर्जी नहीं बना रहे, बल्कि एनर्जी हमारे पास खुद ही है बैटरी के रूप में। तो जब भी बैटरी वगैरह डायरेक्टली कनेक्टेड होगी तो उस केस में PaO याद रखना पड़ेगा, पाओ टाइप से, कि भाई पॉजिटिव एनोड और ऑक्सीडेशन। एनोड पे होता तो हमेशा ऑक्सीडेशन है, लेकिन उसका साइन रिवर्स हो जाता है, समझ रहे हो? क्योंकि एक में हम बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, एक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, मतलब एक में उस साइड पे है रिएक्शन के, एक में इस साइड पे है। ठीक है, बाकी डेनियल सेल का भूल जाओ, क्योंकि डेनियल सेल आपसे बहुत ही कम पूछा जाता है। हमेशा अगर दुनिया में बात करें, हर जगह सेल थोड़ी होता है, हर जगह हम ही बिजली देते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं वगैरह, कोई भी काम हो रहा है, उन सभी में कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, चलो भाई। अब क्या किया, जो गैस चैम्बर बनाया जो कि वैक्यूम वैक्यूम था, इसमें हमने लाइट मार दी किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड या कैथोड, कैथोड है। अब यहाँ पे क्योंकि लाइट गई तो इस कैथोड के ऊपर ऑब्वियस सी बात है कुछ वो होंगे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स। भाई बने तो ये भी मेटल से ही होते हैं इलेक्ट्रोड्स भी, तो यानी इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उछल के बाहर भागेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे गैस चेंबर है, मतलब गैस कह रहा हूँ, ग्लास का चेंबर है और ये वैक्यूम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के भागेंगे बाहर की ओर मस्त, और मूव करते करते इधर भी आ जाएंगे। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और मूव करते करते किधर जाते जाएंगे, इधर की ओर फ्लो करते जाएंगे। जितनी जिसके पास एनर्जी होगा वो उतनी दूर तक इधर तक जाएगा। मान लो किसी के ऊपर पड़ी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो यहाँ से मूव करते करते यहीं तक गया। किसी के ऊपर पड़ गई एनर्जी, वो यहाँ तक भाग गया। तो वो डिपेंड करेगा कौन किसके ऊपर कितनी ज्यादा एनर्जी पड़ी है। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, तो साथ ही साथ ये नेगेटिव हो गया तो ये टर्मिनल पॉजिटिव भी हो गया। और तुम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा। इट मींस अगर अब हम इसके इलेक्ट्रॉन को बस निकाल दें सरफेस से, तो भी उसको घसीटने के लिए एक फोर्स है उधर की ओर।
इससे पिछले केस में हमें निकालना भी पड़ा और साथ साथ क्या करना पड़ा, काइनेटिक एनर्जी भी देनी पड़ गई, तब वो मूव किया था। जबकि यहां पे मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है उसके न्यूक्लियस ने, जिस एटम में वो है, तो जैसे ही वो फ्री होगा वो मूव करके इधर की ओर आने लग जाएगा। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो इसका मतलब है करंट आएगी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस करंट को नाम हमने दिया फोटो करंट। क्या नाम है इसका? फोटो। क्योंकि लाइट डालने की वजह से करंट पैदा हुई है। भाई देखो, हमने लाइट ही तो डाली इस सरफेस के ऊपर और करंट बन गई, तो हमने इसे नाम दे दिया फोटो करंट। अब देखो क्या होगा, अगर मान लो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें। किसको बढ़ा दें? लाइट की इंटेंसिटी को। तो इंटेंसिटी एक नया शब्द है जो कि शायद तुम लोग समझते होगे, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है, बिल्कुल बिल्कुल, कि नंबर ऑफ फोटॉन जो एक सेकंड में आ रहे थे, पहले मान लो 10 आ रहे थे तो अब 20 आने लग गए, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। मतलब फोटॉन क्या पैकेट की तरह आते हैं, इस तरीके से मान लो इस तरीके से आ रहे थे, ठीक है, एक सेकंड में मान लो 4 आ रहे थे, तो अब कितने आने लगेंगे? क्योंकि हमने इंटेंसिटी बढ़ाई है तो अब मान लो 5 आने लग गए, थोड़े से बढ़ गए। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्योंकि बढ़ गए हैं भाई, एक फोटॉन क्या कर रहा होगा, एक फोटॉन टकराएगा सरफेस से और मान लो एक इलेक्ट्रॉन को या दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालने लग जाएंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब क्या है कि करंट हमारी बढ़ जाएगी। बोलो भाई, ऑब्वियस सी बात है, फोटोन ही तो इसके ऊपर एनर्जी लेके जा रहा है। फोटोन मतलब एच न्यू एनर्जी कैरी करता है और ऐसे ऐसे मूव करता जाता है और जाके इलेक्ट्रॉन के ऊपर टकराता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाके बाहर भाग जाता है एटम से, और फिर उसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो इधर की ओर घसीट के आ जाता है। कुल मिला के नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ जाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालता जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेंसिटी कितनी भी दुनिया में बढ़ाते जाओगे और करंट हमेशा बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि याद रखो, ये जो इंटेंसिटी हम डाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रही है, इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर रही है। समझो बात को, इलेक्ट्रॉन को जनरेट नहीं कर रही है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने को निकाल बस दे रही जल्दी जल्दी। एक टाइम आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे थे वो सारे के सारे निकल गए होंगे। समझ रहे हो? उसके बाद चाहे तुम जितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, अब किसको ही निकालेगा जब इसके सारे के सारे जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल गए। समझ पा रहे हो? इट मींस एक टाइम आएगा कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे भी करंट नहीं चेंज होगी, उस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। समझ रहे हो बात को? अरे ये चीज समझ पाए कि नहीं सिप्रा? मतलब एक तो ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को बना रही होती, इंटेंसिटी डालने से इलेक्ट्रॉन्स बन रहे होते, तो जिंदगी में हमेशा करंट बढ़ती जाती। पर इलेक्ट्रॉन बन नहीं रहे, बल्कि जो इसके ऊपर प्रेजेंट है उन्हीं को बस निकाल दे रहा है। तो एक टाइम आएगा कि ज्यादातर निकल गए होंगे, तो उसके बाद चाहे तुम जितनी भी हैवी इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा के डाल दो, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो किसको ही निकालेगा। इट मींस एक लेवल पे जाने पे करंट हमारी कांस्टेंट हो जाएगी और उस करंट का नाम दे देंगे सैचुरेशन करंट। ठीक है, ये बात थ्योरी वाला टॉपिक है, तो थ्योरी की तरह आपको समझना होगा। करंट समझ रहे हो, ये फोटो करंट क्या है? ऐसे ही चेंबर बना दिया है, उस पर लाइट डाली तो जो इलेक्ट्रॉन भागे उससे करंट बन गई, इसी को फोटो करंट नाम दे दिया। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुरुआत में करंट बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर को जाके कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ओके। यहाँ पे याद ध्यान देने वाली ये चीज है कि यहाँ पे हमने एनर्जी ऑफ फोटॉन की बात की नहीं है, मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन चेंज नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या है मेरे कहने का, एनर्जी फोटॉन का कितना था, h इंटू न्यू, या फिर इसी को c अपॉन लैम्डा लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, h c अपॉन में लैम्डा। तो देखो, हमने लाइट की वेवलेंथ को चेंज किया क्या? नहीं, लाइट की स्पीड तो चेंज होती नहीं और प्लैंक्स तो एक कांस्टेंट है। यानी ये जो हमने काम किया है केवल किसको बढ़ाया था, इंटेंसिटी को बढ़ाया था। मींस I was increased by keeping lambda constant।
लैम्डा कांस्टेंट रखने का मतलब है कि भैया ये रेड लाइट डाली थी तो रेड ही दोबारा भी डाली है, बस इंटेंसिटी हाई कर दी है। अगर कोई बोले कि रेड लाइट डाली आई इंटेंसिटी पे और अब येलो लाइट डाली 2i इंटेंसिटी पे, तो बताओ करंट के साथ क्या होगा? समझ रहे हो बात को? उस केस में क्योंकि हर चीज चेंज हो रही है तो हर चीज बदलेगी, कांस्टेंट नहीं होगी फर्दर जाके। समझ रहे हो? अरे बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना याद रखो इंटेंसिटी एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू करंट, पर अप टू एक लेवल पे आके वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, बाय कीपिंग वेवलेंथ वगैरह सब कुछ कांस्टेंट, केवल एक चीज में बदलाव कर रहे हैं अपन। ठीक, ओके, इसको मिटाता हूं। इसके बाद अपन थोड़ा सा देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बेटा जी, क्या बोल रही हो? अरे कहना क्या चाहते हो तुम लोग हैं? अरे तुम लोग शांत रहो बेवकूफों। अब देखते हैं थोड़ा सा स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। वी नॉट से इसको हम डिफाइन करते हैं। होता क्या है यहीं पे देख के समझ सकते हैं। देखो, बैटरी हमने अगर इसको बदल के लगा देते तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह क्या बनता? नेगेटिव आता। बोलो, अरे बोलो भाई। यानी उस केस में अगर जो इलेक्ट्रॉन निकलते तो इधर की ओर अट्रैक्ट ना होते। नहीं समझे? अगर मान लो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता तो इलेक्ट्रॉन निकल के रिपेल करते, यानी इलेक्ट्रॉन निकल के वापस अंदर घुस जाते। तो वो बैटरी का अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल, या बोले वो नेगेटिव पोटेंशियल, वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा मतलब फोटो करंट क्या हो गई? जीरो। वो नेगेटिव पोटेंशियल बैटरी का जिसके लिए फोटो करंट की वैल्यू क्या हो जाए? उस नेगेटिव पोटेंशियल को बोल देते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। देखो, हमने क्या दिया, इतनी एनर्जी इसको कर दिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इस डायरेक्शन में थी तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में एक एनर्जी दे दी। वो कितनी थी? माइनस ई इंटू वी। अरे वर्क डन पढ़ा है ना, क्यू डेल्टा वी। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं? चार्ज का। तो यहाँ पे चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और पोटेंशियल हमने दे दिया वी का। तो भाई, और नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि हमने नेगेटिव रिवर्स करके पोटेंशियल को दिया है, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे देते तो और फोटो करंट बढ़ जाती। समझ रहे हो बात को? अगर सिंपली डायरेक्शन में देते फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाती बहुत ज्यादा। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू कितनी आती है? ठीक है, इसी को माइनस ई वी नॉट जो भी तुम लोग बोल सकते हो। ठीक, इतना कुछ वैल्यू आती है एनर्जी डिवाइड में चार्ज। ओके, डिफिनीशन समझ आ रही है कि वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसके लिए क्या चीज जीरो हो जाए? फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो जाए। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, किसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल का लेके और करंट के साथ, तो ध्यान से देखो तो ये पोटेंशियल इधर पॉजिटिव में है भाई, ये बीच में मान लो ओरिजिन है, तो एक्स एक्सिस में हमने पोटेंशियल लिया तो पॉजिटिव में इधर है। नेगेटिव में पोटेंशियल इतना कर दिया कि फोटो करंट की वैल्यू देखो क्या हो गई, फर्दर आके जीरो ही हो गई। समझ पा रहे हो? मींस इतना नेगेटिव का पोटेंशियल हमने लगा दिया कि फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी? वाई एक्सिस से आके एकदम जीरो पॉइंट पे आ गई। यहाँ पे देखो, जैसे जैसे पोटेंशियल कम करेंगे धीरे धीरे करंट बढ़ेगी, फिर बढ़ते 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 एक टाइम आएगा कि जब पॉजिटिव में लगाने लग जाओगे तो सडन रैपिड होगा। यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही थी पर यहाँ पे तुरंत से बढ़ गई। ऑब्वियसली बात है, सीधी डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल दोगे, सीधी डायरेक्शन में देने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा और इसका पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से आएंगे और फोटो करंट सडन बढ़ जाएगी बहुत तेजी से।
फिर भी अब ऐसा नहीं होगा कि एकदम स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते ही चले जा रहे हो और करंट हमेशा ही बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो बात को? एक टाइम आएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उससे निकल चुके हैं उतने ही जाएंगे और सैचुरेशन करंट आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? और इधर ये ग्राफ दे दिया किसका, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, कि भाई जब इंटेंसिटी जीरो रखोगे तो कोई करंट नहीं बनेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, और धीरे धीरे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब बढ़ता चला जाएगा। और आगे जाके क्या होगा, एक टाइम आएगा कि कांस्टेंट हो जाएगी जाके। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर बढ़ता ही जाना है इसको, ठीक है? तो ये जो कुछ ग्राफ है इसको बना लो, क्योंकि इससे तुम्हें कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी और करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। बिल्कुल। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे किस चीज पे फर्क पड़ा? पर क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा क्या? समझे? उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। देखो ध्यान से, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था ये रहा, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ रही है और चार्ज आ रहा है, माइनस ई अपॉन में ई, ऐसा कुछ। तो जब एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी तब फोटो मतलब इस पोटेंशियल पे फर्क पड़ना है, अदरवाइज ये कांस्टेंट रहता है। फिर से वही इक्वेशन लिखता हूं मैं, पर अब इस बार ऐसे लिख देता हूं, एच न्यू बराबर फाई प्लस में हाफ यम वी स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखा था। अभी तक मैंने इसके बारे में बात नहीं की। अब चलो इसको जान लेते हैं आखिर ये है क्या। इसका नाम है वर्क फंक्शन। याद रखना ये केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि एनर्जी बढ़ा दोगे तो वर्क फंक्शन बढ़ जाएगा, समझे? इस इक्वेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा कुछ भी मत सोचने लगना। वर्क फंक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल। मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक? और क्या बात है इसकी, देखो वर्क फंक्शन वो अमाउंट ऑफ वर्क है जो कि तुम्हें करना पड़ेगा किसी के इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट बाहर निकालने के लिए, यानी जस्ट बाहर निकालने के लिए। हाँ, यहीं से टर्म आएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी, क्योंकि ये भी एक तरीके से वर्क है। वर्क एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी को हम एच इंटू वी की तरह लिख सकते हैं, पर हम एच इंटू वी नॉट लिखेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम इतनी एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन निकल आए बाहर। इस सरफेस पे एक ऐसी वेवलेंथ की लाइट डालेंगे कि भाई मिनिमम उसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि जस्ट एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, मूव ना करे, भले ही वेलोसिटी उसकी जीरो रहे। भाई वेलोसिटी जीरो कर दोगे तो देखो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी रहेगी ना उसे हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दें, जस्ट इजेक्ट आउट हो जाएं, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये किसी भी बाकी फालतू फालतू चीजों पे डिपेंड नहीं करता है कि लाइट कैसी डाल दी वगैरह वगैरह, केवल और केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक? बच्चा सोचता है कि फॉर्मूले में आता है फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, तो क्या पता फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे वो चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझे कि नहीं? बोलो भाई। जिस तरीके से मान लो ये लिखा हुआ है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से केसी की वैल्यू बढ़ जाती है क्या? केसी केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है? तो उसी तरीके से फॉर्मूला भले ही इसमें आता है न्यू नॉट, पर ये मत सोचना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वर्क फंक्शन बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू मटेरियल। जैसे ही मटेरियल चेंज होगा बदल जाएगी वैल्यू।
लिख लिया बेटा? चलो अब इसी इक्वेशन को थोड़ा अलग तरीके से लिखना सीखते हैं। मान लो ये लिखा है एच सी अपॉन लैम्डा, दैट विल बी इक्वल्स टू एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट प्लस का हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई। अगर एच सी मार दें और इधर नीचे में एच सी भेज दें तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन लैम्डा नॉट प्लस का एनर्जी लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी अपॉन में एच इंटू सी। ठीक है, इस तरीके से अगर मान लो तुम्हें ग्राफ रफ दे देता है कि भाई ये वन अपॉन लैम्डा इस साइड पे है, ये वन अपॉन लैम्डा नॉट इस साइड पे, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, y इक्वल्स टू एम एक्स और प्लस का सी का मतलब है y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है वो प्लस में, इंटरसेप्ट मतलब स्टार्टिंग पे y पे कुछ वैल्यू है और फिर इंक्रीज करता जाएगा, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। बोलो। अरे यहां शुरू होगा और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? इतनी वैल्यू, इंटरसेप्ट की वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई एच सी की वैल्यू, यानी अगर ये वैल्यू दे देगा तो एच सी से मल्टीप्लाई कर दोगे और एच सी की वैल्यू क्या होती है? 1240 नैनोमीटर में मल्टीप्लाई कर दोगे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। मान लो इसकी वैल्यू 2 दे दिया, ग्राफ बना दिया, ऐसे लिख दिया ये 2 मीटर्स का है, तो दिस टोटल विल बी इक्वल्स टू 2, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ एच इंटू सी की वैल्यू के बराबर। ऐसे अरे पागल, अगर क्वेश्चन ने दे दिया तुम्हें कि ये वैल्यू जो है ये 2 के बराबर है, 2 तो एक जस्ट केस ले रहा हूं मैं, 2 हो गया या x ले देगा, तो उस x को तुम इसके बराबर कर दोगे और यहां से तुम्हें सॉल्व कर लेना है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो ग्राफ से ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना हमेशा। लिख लो इसको, फिर चलते हैं अपन थोड़ा मोमेंटम वगैरह पे। लिख लिया? चलो बताओ, प्रिज्म में मैक्सिमम डेविएशन कब आता है? हाँ जी, जब मैक्सिमम डेविएशन कब आएगा? मान लो ये प्रिज्म है, यहां से अपन ने लाइट डाली तो ऐसे बेंड होती है और फिर ऐसे निकल जाती है, तो देखो इसके पाथ में डेविएशन हुआ कि नहीं? जाना चाहिए था ऐसे करके कुछ, पर जा कैसे रही है? इतने एंगल चेंज हो गए, समझ रहे हो? तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये पूरा पूरा एंगल ऑफ जो इमरजेंस है, जैसे इस सरफेस से अगर देखें तो एंगल ऑफ इमरजेंस है ये, जब ई की वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये लाइट ऐसे चली जाए सीधे सीधे ऐसे, तब हो जाएगा, क्योंकि उस केस में यहां से एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का, यानी इमरजेंट एंगल 90 डिग्री कर दें। और डेल्टा का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला याद रखो बेवकूफ बच्चों, अभी तक पूछा नहीं गया तो क्या मतलब पूछेंगे नहीं? पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है? जस्ट पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलना चाहिए। चलो थोड़ा सा क्या देखने को बोला था मैंने अभी, अब देखते हैं थोड़ा सा मोमेंटम वगैरह के बारे में। इस चैप्टर में जो आपको मोमेंटम पढ़ना है वो है डी ब्रॉगली मोमेंटम या डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वेवलेंथ वगैरह, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है या फोटोन जो होता है वो एक पार्टिकल है, और पार्टिकल जब कोई मूव करता है तो वो क्या बना देता है? वेव बना देता है, और उस वेव की जो वेव लेंथ होगी, यानी इतनी जो वेव लेंथ होगी,
उसके लिए फॉर्मूला दे दिया, कहा कि वो होता है h अपॉन में mv, यानी इसका मोमेंटम से डिवाइड कर दो, इसके बराबर होता है, यानी वेवलेंथ विल बी इक्वल्स टू किसके, h अपॉन mv। समझ रहे हो बात? इसी को h अपॉन पी भी अपन लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हमें पता है कि हाफ mv स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पे m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं, तो ये देखो ध्यान से, ऊपर क्या बन गया, इतना पार्ट, जो कि हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन में 2m के बराबर आ गई, आगे कि नहीं? तो P हम लिख सकते हैं, 2m को इधर भेज देते हैं और P को लिख देते हैं अंडर रूट लगा के, है ना? यानी कि P को हम डाल सकते हैं h अपॉन में अंडर रूट 2m k लिख देते हैं, ताकि तुम लोग समझ जाओ k से काइनेटिक एनर्जी है। बोलो बेटा। अच्छा, एक और चीज में हमने वो चैप्टर किया था KTG, उसके अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा था 3/2 kT। ये किसके लिए था, मोनो एटॉमिक के लिए, क्योंकि उसके लिए F की वैल्यू 3 थी। हालांकि ये फॉर्मूला होता है F अपॉन 2 kT। गामा उमा कहां से आ रहा है बेवकूफ। तो इस K को हम ये रख देते हैं, जैसे ही अपन रखेंगे K की जगह कितना, 3 अपॉन में 2 kT। याद रखना ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, KB लिख देता हूं ताकि तुम्हें आइडिया रहे। 2 से 2 मर गया, बन गया फॉर्मूला H अपॉन में अंडर रूट 3m kb इंटू टेम्परेचर, यानी जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया किसी काइनेटिक गैस, मतलब गैस के लिए, ठीक है। और ये जो m है, ये m कौन सा है, जब kb लगा है साथ में, तो जो m आएगा वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल आएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। अरे ऐसे ही लिखते जा रहे हैं अपन उसी को अलग अलग टर्म्स के अंदर। अभी इस काइनेटिक एनर्जी को वोल्टेज के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने देखा कितना आ रहा था, V इक्वल्स टू माइनस का काइनेटिक एनर्जी अपॉन में E। तो माइनस साइन को अगर हम ना देखें, माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है, अपोजिट रिवर्स करके लगाए, तो माइनस ना देखो, मैग्नीट्यूड देखो, के ई अपॉन ई। तो अपन रख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में, हमारा फॉर्मूला आया था H अपॉन में अंडर रूट 2m k, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी। इस k को अपन रखते हैं किसके बराबर, VE। तो देखो यहां से कितना फॉर्मूला आ गया भाई, इतना कुछ आ गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं केवल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का मास यहां पे डाल दूं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल दूं और H की वैल्यू तो पता ही है वो डाल दूं, तो ये कुछ कुछ बन जाता है 12.27 डिवाइड बाई अंडर रूट का V। ये क्या आता है, वेवलेंथ, ठीक है। क्या नाम तो यही है, वेव की लेंथ है ये। अगर इतना भी स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी वेवलेंथ इतनी होगी, ये है मतलब। बाकी नाम कुछ भी हो, अपने को क्या है, ठीक है। मतलब इसी फॉर्मूले में अपन कई सारी वैल्यूज वगैरह पुट उट कर करके अलग अलग चीजें देख सकते हैं। इसमें से जो भी तुम्हें बढ़िया पसंद आ रहा हो वो लिख लो, फिर आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा। डाइटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 5/2 kT। देखो फॉर्मूला है F अपॉन 2 kT, समझ रहे हो। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का याद है, सॉरी इंटरनल एनर्जी का चेंज, वो था NFR डेल्टा T अपॉन में 2, NFRT अपॉन में 2, NFRT मतलब नफरत अपॉन में 2, इस तरीके से भी कई लोग याद करते हैं। भूल तो नहीं गए, फॉर्मूले सारे याद रखने हैं बेटा, कब पता नहीं कौन सा यूज हो। आएगा बहुत इजी क्वेश्चन, ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बहुत इजी होगा।
अगर आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, और फॉर्मूले याद तभी होंगे जब आप बार बार रिवाइज करोगे और चीजों को सही समझोगे। अब यहाँ पे तुमने यही चीज देखी है और इसी को मुझे भी यही याद रहता है, बाकी ये सब मैं तुरंत डिराइव करता जाता हूँ, मतलब ये भी फॉर्मूले इनडायरेक्टली याद ही है। अगर कहीं देखता मैं ऐसा फॉर्मूला तो मैं समझ जाता भाई ये तो यहीं से बना है, इसी से, है कि नहीं? कोई नहीं, आपसे याद रख लो भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए ये सब वैल्यूज पता होती हैं तो डाल देते हैं अपन, तो आ जाता है डायरेक्टली। 1240 अपॉन में वो भी तो इसी तरीके से आया था, वैल्यूज को पुट करने के बाद। हो। चलो भाई अब आगे चलते हैं। अभी के लिए बस अपन ऐसे ही रिलेशन देख लो। इसी में अच्छा जो करंट होगा, अगर कोई पूछे जो इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, जो करंट होगी वो Z/n की कैसे प्रोपोर्शनल होगी, तो करंट कैसे निकाल सकते अपन? है जी, करंट होती है क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम हमने देख लिया है, समझे? मैग्नेटिक फील्ड बताओ। अरे मैग्नेटिक फील्ड I/R के प्रोपोर्शनल होती है ना, R भी पता है तुम्हें, I भी देख लिया तुमने, निकाल लो कितना आ जाएगा, n⁵ अपॉन में Z³, बोलो। अरे बेवकूफों, ये R लिखा है ना, इसको तुम डिवाइड मार दो, ऐसे कर दो, इसको नीचे डिवाइड मार दो, n² अपॉन Z, तो ये Z³ अपॉन n⁵, इतना हो गया। अच्छा मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट m, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, वो z पे डिपेंड नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट केस है कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों आया, क्योंकि दो चार्ज हैं, अपोजिट हैं और आपस में रखे हैं, तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात हम कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n के। n क्या है, नंबर ऑफ शेल, समझे? पर z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी अगर कोई बोले फर्स्ट सेल में हाइड्रोजन के जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो हीलियम के फर्स्ट सेल में कितना होगा, तो सेम होगा। फिर चाहे वो लिथियम के फर्स्ट सेल में बात करें, मतलब हीलियम प्लस के, हीलियम नहीं, समझो, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनानी है तभी ये चीज वैलिड होंगे। समझ पा रहे हो बात को? यानी Z चाहे कुछ भी हो, एटॉमिक नंबर कोई भी हो, अगर फर्स्ट सेल की बात हो रही है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या रहेगा, उतना ही रहेगा सब में। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो पूछ लेता है इन द सेकेंड सेल ऑफ हीलियम विद द सेकेंड सेल ऑफ हाइड्रोजन, तो आंसर हमेशा 1:1 ही रहेगा। समझ रहे हो बात? तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ये तुम लोग लिख लो। क्या चीज?